नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह को संबोधित किया। कहा, बिहार के गौरवशाली इतिहास का स्मरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए देवघर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार को वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाले भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के पहले शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत 2021-22 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 17 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 15 जुलाई को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत राष्ट्रीय रैंकिंग 2022 जारी करेंगे। लंदन के ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच जारी और बीसीसीआई ने बर्मिंघम में होने वाले आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा की। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह को संबोधित करते हुए बिहार के गौरवशाली इतिहास का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन किया, जिसका बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में निर्माण किया गया है। हम सभी ने देखा है कि कैसे आजादी के बाद भी बिहार अपनी लोकतांत्रिक निष्ठा को लेकर उतना ही अड़िग, उतना ही प्रतिबद्ध रहा। बिहार ने आजाद भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया। लोकनायक जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, अनेक भी जैसे नेतृत्व इस धरती पर हुए। जब देश में संविधान को कुचलने का प्रयास हुआ तो भी उसके खिलाफ बिहार ने सबसे आगे आकर विरोध का बिगुल फूंका। आपातकाल के उस स्याही दौर में बिहार की धरती ने दिखा दिया कि भारत में लोकतंत्र को दबाने की कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और इसलिए मैं मानता हूं कि बिहार जितना समृद्ध होगा, भारत की लोकतांत्रिक शक्ति भी उतनी ही मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन किया, जिसका बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने विधानसभा के डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला रखी। संग्रहालय में विभिन्न दीर्घाएं बिहार में लोकतंत्र के इतिहास और वर्तमान नागरिक संरचना के विकास को प्रदर्शित करेंगी। विधानसभा परिसर में स्तंभ का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बिहार की आकांक्षाओं को भी प्रेरणा देगा। ये स्तंभ बिहार के गौरवशाली अतीत का प्रतीक तो बनेगा ही, साथ ही ये बिहार की कोटि कोटि आकांक्षाओं को भी प्रेरणा देगा। मुझे विधानसभा परिसर के शताब्दी पार्क में कल्पतरु के रोपण का भी सुखद अनुभव मिला है। कल्पतरु के विषय में मान्यता है कि हमारी आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये वृक्ष है। लोकतंत्र में यही भूमिका संसदीय संस्थाओं की होती है। मैं आशा करता हूं कि बिहार विधानसभा अपनी इस भूमिका को इसी निरंतरता के साथ निभाती रहेगी, बिहार और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान देती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं के प्रति सद्भावपूर्ण और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से राष्ट्रहित में एकजुट होने का आह्वान किया। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विधायकों को आम लोगों से जुड़े मुद्दों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है, लेकिन ये भारत के लिए कर्तव्यों की सदी भी है। उन्होंने कहा कि हमें अगले 25 वर्ष में नए भारत के सुनहरे लक्ष्य तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि हमारे कर्तव्य हमें इन लक्ष्यों तक ले जाएंगे, इसलिए ये 25 वर्ष देश के लिए कर्तव्य पथ पर चलने के वर्ष हैं।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है और आधारशिला रखी गई है। बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनसे झारखंड के आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है। हम सभी ने देवघर एयरपोर्ट को और देवघर एम्स इसका सपना लंबे समय से देखा है। ये सपना भी अब साकार हो रहा है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, व्यापार कारोबार के लिए, टूरिज्म के लिए, रोजगार स्वरोजगार के लिए भी अनेक नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज झारखंड को दूसरा हवाई अड्डा मिल रहा है। इससे बाबा बैद्यनाथ के भक्तों को आने जाने में अब सुविधा होगी। ये परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को भी गति देगी। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 वर्षों में हवाई अड्डों, हेलीपैड और जलमार्ग के माध्यम से लगभग 70 नए स्थान जोड़े गए हैं। वर्तमान में आम नागरिकों को 400 से अधिक नए मार्गों पर हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देवघर से कोलकाता के लिए उड़ान आज से शुरू हो गई है और रांची, दिल्ली और पटना के लिए उड़ानें जल्द शुरू हो जाएंगी। मुझे खुशी है कि आज देवघर से कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। रांची, पटना और दिल्ली के लिए भी जल्द से जल्द फ्लाइट शुरू हो, इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। देवघर के बाद बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट के निर्माण पर काम चल रहा है। यानी झारखंड में आने वाले समय में कनेक्टिविटी निरंतर और बेहतर होने वाली है। प्रधानमंत्री ने झारखंड राज्य के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के देश के प्रयासों के लाभों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पीएम ऊर्जा गंगा योजना से पुरानी तस्वीर अब बदल रही है। बाद में देवघर कॉलेज मैदान में एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अगली पीढ़ियों के लिए अपनी संस्कृति और आस्था को बनाए रखने के लिए धार्मिक स्थलों में निवेश कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि उन्नत सुविधाओं से युक्त और विकसित सभी धार्मिक स्थलों ने अधिक संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है। आज ये समय की मांग है कि भारत अपनी विरासत को ज्यादा से ज्यादा और तेजी के साथ संरक्षित करे, वहां आधुनिक सुविधाएं बढ़ाए। जिन भी तीर्थ स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया, वहां यात्रियों की संख्या, पर्यटकों की संख्या अनेक गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका I2U2 समूह के नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन बृहस्पतिवार को होगा। इसमें इजरायल के प्रधानमंत्री लपिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हिस्सा लेंगे। ये नेता अपने क्षेत्रों और उसके बाहर व्यापार और निवेश में आर्थिक सहभागिता मजबूत करने के लिए समूह के अंतर्गत संभावित संयुक्त परियोजनाओं और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। I2U2 समूह की अवधारणा पिछले वर्ष 18 अक्टूबर को 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अस्तित्व में आई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑल इंडिया रेडियो लेकर आया है प्रोग्राम अभ्यास,
जिसपे आप अपने सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब आपको मिलते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। और इस बार का विषय सोशियोलॉजी और आपके सवालों का इंतजार हम करेंगे बुधवार 13 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में एक बार फिर आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री शाह आज नई दिल्ली में खान और खनिज के बारे में छठे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने कहा कि भारत ने दुनिया की तुलना में महंगाई को नियंत्रण में रखा है। उद्योग का उत्पादन का हब बनाने की जो नीति है, ये दोनों के सामंजस्य से आज हमारा देश कोरोना काल के बाद भी दुनिया की कंपैरिजन में अगर देखें तो बहुत बचे हुए हैं। इसका कारण ये नीति निर्धारण जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पीएलआई योजना के तहत 14 सेक्टर सिलेक्ट किए गए जहां से मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बन जाए, और वो 14 क्षेत्रों में पीएलआई के माध्यम से लगभग 2.34 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को तराशा गया और ऐसी इकोसिस्टम बनी है जो आपके बिजनेस को भी बढ़ावा देने वाली। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने खनन क्षेत्र में नीतिगत सुधार लाने के कई उपाय किए हैं, जिससे देश में खनिजों का उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने खानों और खनिजों के संतुलित इस्तेमाल की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि खदानों की नीलामी में पारदर्शिता लाने से भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सतत खनन समय की मांग है। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खनिज खनन क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र से पहले 17 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। ये सत्र काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसके दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई और उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। आज शाम मुंबई में श्री ठाकरे ने कहा कि ये निर्णय पार्टी कार्यकर्ताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों से विचार विमर्श के बाद लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनके सभी 50 विधायक राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान करेंगे। इसमें शिवसेना के 40 और 10 निर्दलीय विधायक हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत राष्ट्रीय रैंकिंग 2022 शुक्रवार को जारी करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस वार्षिक प्रक्रिया में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों को विभिन्न श्रेणियों और विषयवार रैंकिंग दी जाती है। इसमें शिक्षण, सीखने और संसाधन, अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, समावेशिता और तैयारियों को मापदंड बनाया जाता है। पिछले साल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास रैंकिंग में सबसे ऊपर था। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे और भारतीय संस्थान बॉम्बे तीसरे स्थान पर था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारतीय निर्माण उपकरण विनिर्माण उद्योग के अनुसंधान और भविष्य की तकनीक के लिए एक संस्था होनी चाहिए। नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी संस्था के निर्माण में पूरी सहायता करेगी। उन्होंने प्रदूषण में कमी और वैकल्पिक ईंधन के लिए जैव एलएनजी और सीएनजी तथा हाइड्रोजन को महत्वपूर्ण बताया। आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि भारत व्यापक शहरीकरण का साक्षी बन रहा है और निर्माण क्षेत्र देश को एक टिकाऊ और समावेशी भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री पुरी आज नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी के वार्षिक दिवस समारोह में बोल रहे थे।
कागज आयात निगरानी प्रणाली इस साल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। इसके अंतर्गत आयातक को ऑनलाइन आयात की अग्रिम सूचना देनी होगी और पंजीकरण भी कराना होगा। विदेश व्यापार के महानिदेशालय ने कागज उत्पादों के आयात नियमों में संशोधन करके ये नई प्रणाली शुरू की है। इसके अंतर्गत 201 उत्पादों का आयात किया जाएगा, जिनमें न्यूज प्रिंट, हाथ से बने कागज, टिश्यू और टॉयलेट पेपर तथा गत्ता शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि नोट के कागज, बैंक बॉन्ड, चेक और प्रतिभूति कागज को अनिवार्य पंजीकरण से छूट प्रदान की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन के बीच बातचीत के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। श्री तोमर ने राज्य सरकार के इस कदम की सराहना की है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रदेश के 40 लाख से अधिक किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा कवर मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में जनप्रतिनिधियों से राष्ट्रहित में एकजुट होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देवघर में बुनियादी ढांचे के विकास और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमरीका के पहले शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत 2021-22 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत राष्ट्रीय रैंकिंग 2022 शुक्रवार को करेंगे जारी। लंदन के किंगस्टन ओवल में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 111 रन का लक्ष्य दिया। जसप्रीत बुमराह ने लिए 6 विकेट और बीसीसीआई ने बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत भारत जल्द ही 200 करोड़ टीके लगाने वाला देश हो जाएगा। देश में अब तक 199 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अभियान शुरू होने के केवल 85 दिन में 10 करोड़ टीके और 21 अक्टूबर तक 100 करोड़ टीके लगाए जा चुके थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं से आम आदमी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इससे भारत की छवि वैश्विक स्तर पर मजबूत हुई है। 3 दिन की केरल यात्रा के अंतिम दिन आज तिरुवनंतपुरम में श्री जयशंकर ने कहा कि ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी से गरीबों को बचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने खाड़ी देशों के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंध बनाए हैं और इन देशों ने कभी भी भारत के लिए कोई भ्रामक अभियान नहीं चलाया। केरल यात्रा पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की टिप्पणी पर श्री जयशंकर ने कहा कि मुख्यमंत्री को इतना असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए अधिकांश प्रशासनिक सुधार वास्तव में आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने के लिए किए गए सामाजिक सुधार हैं। आज बेंगलुरु में आयोजित नागरिकों, उद्यमियों और सरकार को सुशासन के निकट लाने के विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में अपने समापन भाषण में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने व्यापक सामाजिक प्रभाव वाले सुधारों का उल्लेख किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक।
जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। 12 जुलाई को शहीद मीर खान की पुण्यतिथि है। वे सिंध के निवासी थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया। उन्होंने ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करने के लिए अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित किया। सिंध में जवाबी हमलों के समय अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। उन पर कंपनी शासन के खिलाफ राजद्रोह, लूट और विद्रोह का आरोप लगाया गया था। जैसी धज से चला है ये बागी, जो भी देखे वो शीश निभाए, अपने होठों पे है आज भी वो नारा आजादी का ही सजाए, अपनी आंखों में है आज भी वो अपनी धरती के सपने बसाए। फांसी तो लगती है फिर पतन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। मीर खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 7 मार्च 1859 को अंडमान भेज दिया गया। जेल में मीर खान को अत्यधिक शारीरिक और मानसिक यातना दी गई, जिसके कारण 12 जुलाई 1859 को हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। वीर सपूत मीर खान को हमारा शत शत नमन। हम शहीद महान सिंह को भी याद कर रहे हैं, जो पंजाब के पटियाला के निवासी थे। सभी प्रार्थना सभाओं को प्रतिबंधित करने के ब्रिटिश आदेश के खिलाफ वो 1924 में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा के लिए अहिंसक सिख जत्थे में शामिल हो गए। पुलिस ने जत्थे के लोगों को जैतो स्थित गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोका और बड़ी संख्या में गिरफ्तार भी किया। महान सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में दी गई यातनाओं के कारण 12 जुलाई 1925 को नाभा सेंट्रल जेल में महान सिंह की मृत्यु हो गई। वीर सपूत को शत शत नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी काली भूषण दत्ता को भी याद कर रहे हैं। वे टिप्पेरा जिले के निवासी थे, जो अब बांग्लादेश में है। काली भूषण दत्ता अनुशीलन समिति के सदस्य थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें 11 मार्च 1934 को गिरफ्तार किया गया और कोमिला जेल भेज दिया गया था। 3 महीने बाद उन्हें हिजली कैंप भेज दिया गया। हिजली शिविर में 3 वर्ष बिताने के बाद उन्हें कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया, जहां 12 जुलाई 1937 को उनकी मृत्यु हो गई। भारत माँ के वीर सपूत को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय ये अभियान शुरू करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने त्याग पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। संसद के अध्यक्ष कल आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा करेंगे। श्रीलंका के समाचार पत्रों के अनुसार श्री राजपक्षे ने अपना त्याग पत्र एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को सौंप दिया है। शनिवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति भवन में घुसने से पहले ही श्री राजपक्षे ने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया था। अमरनाथ यात्रा बालतल मार्ग से फिर शुरू हो गई है। आज सवेरे 7,000 यात्री बालतल शिविर से रवाना हुए। पहलगाम से भी यात्रा कल से फिर शुरू कर दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में देवी ज्वाला जी का वार्षिक उत्सव मनाया गया। एक रिपोर्ट। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पांपुर क्षेत्र में खिरव गांव में माता ज्वाला जी मंदिर में वार्षिक उत्सव आज सभी कोविड दिशा निर्देशों के अनुपालन के बीच उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आषाढ़ चतुर्दशी के अवसर पर आज सैकड़ों भक्तों ने मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। एक यज्ञ का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर खिरव की स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने कश्मीरी पंडितों का अभिवादन किया और हाजिरी देने वाले भक्तों के लिए पूजा संबंधी सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच लंदन के ओवल में खेला जा रहा है। जीत के लिए 111 रन के लक्ष्य के जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 ओवर में बगैर किसी नुकसान के 14 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पूरी टीम 110 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी ने 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयोजित इन खेलों में हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना होंगी उपकप्तान। भारत बर्मिंघम में होने जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट में अपने अभियान की शुरुआत 29 जुलाई से करेगा। भारत का पहला मुकाबला विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में 24 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है, जबकि महिला क्रिकेट पहली बार खेला जा रहा है। और अब मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली में आमतौर पर छाए रहेंगे बादल और बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में भी छाए रहेंगे बादल और तेज बारिश की भी संभावना बन रही है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है, जबकि चेन्नई में आंशिक रूप से बादल तो छाए ही रहेंगे और मध्यम बारिश के भी आसार हैं। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश हो सकती है। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर को देखें तो गुवाहाटी, आइजॉल, शिलोंग, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा और गंगटोक में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और साथ साथ 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें भी पड़ेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में जनप्रतिनिधियों से राष्ट्रहित में एकजुट होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देवघर में बुनियादी ढांचे के विकास और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के पहले शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत राष्ट्रीय रैंकिंग 2022 शुक्रवार को जारी करेंगे। लंदन के ओवल में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 111 रन का लक्ष्य दिया। बुमराह ने 6 विकेट लिए और बीसीसीआई ने बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।